बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 का आज का हमारा टॉपिक कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रिपल टैंक, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव, डाइफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रिपल टैंक, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग। तो एक बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने स्टार्ट में लिख दिया है। वो है व्हाट इज मेंट बाय रिपल टैंक, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। फैसलाबाद बोर्ड में ये क्वेश्चन था। एनी हो, सबसे पहले अगर देखें कि व्हाट इज रिपल टैंक, तो रिपल टैंक बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटर्स है जो वाटर वेव को जनरेट करने के लिए और फिर वाटर वेव की डिफरेंट प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन, इनको स्टडी करने के लिए ये ऑपरेटर्स यूज़ होता है। और इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसके में पानी भरा जा सकता है और इसकी जो बेस है वो ग्लास की बनी हुई है। ग्लास की इसलिए बनी हुई है कि ग्लास में से लाइट पास कर सकती है। तो यानी ये रेक्टेंगुलर ट्रे, इसमें वाटर फील्ड है और नीचे जो इसका बेस है वो ग्लास मेड है जहाँ से लाइट इजीली पास कर सकती है। और बाकी देखिए ये फिर इसमें पावर सप्लाई है इलेक्ट्रिक करंट देने के लिए, क्योंकि इसमें ये ऑसिलेटर है। ये बेसिकली एक मोटर है, लेकिन ये मोटर रोटेट होने के साथ साथ वाइब्रेट होती है और नीचे ये वुड प्लेट के साथ, ये पैडल के साथ अटैच है। जब ये मोटर बार बार वाइब्रेट होगी तो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये जो पैडल है वो वाइब्रेट होगा, वो फिर नीचे वाटर सरफेस को टच करेगा, तो सेम उसी फ्रीक्वेंसी की वाटर वेव जनरेट की जा सकती है। तो ये इसका आयरन स्टैंड है मोटर को फिक्स करने के लिए, और ऊपर ये लाइट सोर्स के लिए बल्ब लगा हुआ है। और इसमें फिर शैलो टैंक और डीप टैंक दो पोर्शन किए जा सकते हैं। यानी शैलो पार्ट वो पार्ट होगा जिसमें पानी की डेप्थ कम है। तो एनी हो, ये इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। तो इसी ऑपरेटर्स को यूज़ करके फिर हम वाटर वेव के लिए फंडामेंटल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लें। रिपल टैंक इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन। और इसके बाद जो इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, जो इस तरह मैंने पहले बता दिया आपको। दिस apparatus consist of a rectangular tray having glass bottom। ग्लास बॉटम की वजह मैंने बताई थी कि ग्लास अगर बॉटम होगा तो वहाँ से लाइट रेज इजीली पास करेंगी, क्योंकि वाटर सरफेस पर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो वाटर जनरेट होगी, उसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा या फिर और होगा। ऊपर से जब लाइट पड़ेगी तो उसका नीचे ये स्क्रीन पड़ी हुई है, एक वाइट पेपर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर उनकी इमेज बन जाएगी। तो ये मकसद है इसकी बॉटम को ग्लास प्लेट बनाने के लिए। एंड इज प्लेस nearly ½ मीटर अबव द सरफेस ऑफ टेबल। तो इसकी हाइट अबाउट ½ मीटर होती है। तो वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ट्रे बाय मींस ऑफ वाइब्रेटर। वाइब्रेटर क्या है? मोटर है जो रोटेट होने के साथ साथ वाइब्रेट होती है और उसी फ्रीक्वेंसी की वाटर वेव जनरेट की जाती है। अच्छा, इसके बाद फिर दिस वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक हो गया ना? तो ये वाइब्रेटर बेसिकली एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब एक मोटर होती है आम मोटर जो सिर्फ रोटेट होती है, वो ऑसिलेट नहीं होती, लेकिन ये ऑसिलेट भी होगी यानी वाइब्रेट होगी। फिक्स्ड ऑन अ वुडन प्लेट ओवर द ट्रे सच दैट its lower surface just touches the surface of water। तो ये जो वुडन प्लेट है, इसका जो नीचे वाली सरफेस है जस्ट वाटर को टच करेगी। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, यानी मोटर को ऑन करने के बाद क्या होगा?
This wooden plate start vibrating to generate water waves consisting of straight wave fronts. ये wave front का एक वर्ड आया है। वेव फ्रंट बेसिकली उस सरफेस का नाम है जिस सरफेस के ऊपर तमाम पार्टिकल्स की स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम होती है। यानी अगर उस लाइन में क्रेस्ट है तो सारी लाइन के ऊपर जो वाटर वेव के वो क्रेस्ट बनेंगे, उभार बनेंगे। अगर ट्रफ है तो पूरी लाइन के ऊपर ट्रफ बनेंगे। तो बाय डेफिनेशन द सरफेस on which all the points have same state of vibration is called wave front। तो ये जो लाइन सी आपको नजर आ रही है, हर लाइन जो नजर आ रही है आपको, ये एक वेव फ्रंट कंसीडर होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब is hung above the tray to observe the image of water waves on the paper screen। उसके बाद ज़ाहिर है ये ट्रांसवर्स वेव पैदा होती हैं पानी के अंदर, और ट्रांसवर्स वेव में पैदा होते हैं क्रेस्ट और ट्रफ। तो बेसिकली जब क्रेस्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी, क्रेस्ट वेव का वो हिस्सा होता है जो नॉर्मल से अबाव होता है। जब क्रेस्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्रेस्ट एज अ कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है, मतलब वो लाइट को कन्वर्ज करता है। तो सारे क्रेस्ट के ऊपर जो लाइट पड़ेगी तो नीचे इसमें से गुजरने के बाद एक लाइन पर फोकस हो जाएगी। इसलिए क्रेस्ट के बिल्कुल नीचे जो स्क्रीन के ऊपर इमेज नजर आएगी वो एक ब्राइट लाइन नजर आएगी। और वेव का दूसरा हिस्सा जो ट्रफ होता है, तो जब ट्रफ के ऊपर लाइट पड़ेगी तो ट्रफ जो है वो कनकेव लेंस के तौर पर काम करता है, यानी वो लाइट को बखेर देता है, डाइवर्ज कर देता है। इसलिए जो ट्रफ है वहां पर पड़ने वाली लाइट सीधी नीचे जाने के बजाय बिखर जाएगी, उस साइड पर क्रेस्ट के साथ शामिल हो वाली पोर्शन के साथ शामिल हो जाएगी। इसलिए जो ट्रफ है नीचे उसके जो है वो डार्क लाइन अपीयर होगी, यानी वहां पर लाइट की एब्सेंस है। तो द क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑफ वेव्स अपीयर एयर ब्राइट, यानी क्रेस्ट जो है वो नीचे ब्राइट लाइन बनेगी, एंड जो दूसरा है ट्रफ है वो नीचे जाकर डार्क लाइन बनेगी। तो इसके बाद नाउ वी एक्सप्लेन, अब इसको यूज करते हुए हम डिफरेंट वेव्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है रिफ्लेक्शन। बच्चों रिफ्लेक्शन की बेसिक डेफिनेशन वही है जो पहले आप इससे टॉपिक में कर चुके हो। रिफ्लेक्शन व्हेन वेव मूविंग इन वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। जब वेव किसी एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पर फॉल करे, इंसिडेंट हो, इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। ये वहां से टकराकर पहले मीडियम में ही बाउंस बैक हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। मैं एक आसान सी सादा सी एग्जांपल आपको बताता हूँ लाइट के केस में। देखो अगर आप लाइट रे किसी मिरर के ऊपर डालते हो तो ये लाइट रे एयर में से ट्रेवल कर रही है। एयर फर्स्ट मीडियम है, इस फर्स्ट मीडियम में लाइट रे ट्रेवल करते हुए मिरर जो है वो सेकंड मीडियम है। जब सेकंड मीडियम की सरफेस से लाइट रे टकराएगी, यानी मिरर की सरफेस से लाइट रे टकराएगी, तो वहां से टकराकर ये वापस पहले मीडियम यानी एयर में वापस आ जाएगी। अब इसका मतलब एयर में से लाइट रे ट्रेवल करते हुए मिरर की सरफेस से टकराकर वापस पहले मीडियम में आ गई है, वापस हो गई है, तो ये लाइट की रिफ्लेक्शन होगी। इसी तरह वाटर वेव में भी ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है। बच्चों बताना ये है कि रिफ्लेक्शन जो है वो वेव की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। सारी वेव्स में ये प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। तो यही अब यहाँ डिफाइन कर रहे थे, व्हेन वेव मूविंग इन वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। तो ये पहले मीडियम में वापस आ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब देखिए वाटर वेव में रिफ्लेक्शन पैदा करने के लिए क्या करना है। देखिए ये पूरी एक ट्रे है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें वेव पैदा की जाएगी। एक्चुअली करेंगे ये कि यहाँ इसके रास्ते में इस जगह पर एक ऐसा ब्लॉक लगा देंगे जिसमें से वाटर वेव पास नहीं कर सकेंगे। यानी इस हाफ पोर्शन में अगर हम ब्लॉक लगा दें तो ब्लॉक जो है वो सेकंड मीडियम बन जाएगा, और ये ट्रे जहाँ पर पानी भरा हुआ है ये फर्स्ट मीडियम होगा।
फर्स्ट मीडियम यानी वाटर में से वेव ट्रेवल करते हुए सामने सेकंड मीडियम यानी ब्लॉक की सरफेस से टकराकर वापस हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस होगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इसके लिए करना क्या होगा, रिपल टैंक के अंदर प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक। तो बच्चों बैरियर का मतलब ऐसा कोई रुकावट है जिसके में से वेव ना गुजर सके, कोई ब्लॉक वगैरह हो सकता है। The water wave will reflect from the barrier if barrier is placed at an angle to the wavefront। अगर बैरियर जो है वो सीधा होने के बजाय वेव फ्रंट के साथ किसी एंगल पर मौजूद है, रिफ्लेक्टेड वेव कैन बी सीन टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो रिफ्लेक्टर रे है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉज हैं। पहला लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैं बता देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिया जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या लिया जाता है। बच्चों ये डायग्राम देखिए, ये वाटर वे के वेव फ्रंट हम शो कर रहे हैं जो कि यहाँ पर सेकंड मीडियम के साथ टकराएंगे। ये समझ लें कि पानी के अंदर वेव फ्रंट्स हैं बने हुए, उसका कुछ पोर्शन हम शो कर रहे हैं। तो ये जो वेव्स आ रही है, इस वेव की डायरेक्शन शो करने के लिए ये जो एक लाइन लगाई हुई है जिसमें एरो भी लगा हुआ है, इसको ये होती है रे ऑफ वेव। बच्चों ये इसकी एरो लगाकर ये लाइन जो ड्रा की गई है ये इसकी डायरेक्शन शो कर रही है, और ये है इंसिडेंट वेव। और इसी तरह यहाँ से सेकंड मीडियम से टकराकर ये वेव मुड़ जाएगी वापस, और जो ब्लू कलर से शो की हुई है ये बन जाएगी फिर रिफ्लेक्टेड वेव। बात हो रही थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो ये देखिए इस रे को अगर ये लाइन को आगे एक्सटेंड करें, यहाँ पर जाके मिलेगी ये पॉइंट, यहाँ पर ये एरो या लाइन आके मिल रही है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी जाए, सीधी ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी जाए, उस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल टू दी सरफेस। ठीक हो गया जी। सिंपली ये करना है कि ये जो सरफेस है इसके यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनेगा, यहाँ पर ब्लू और रेड कलर ये मिल रही है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है यहाँ सीधी ऊपर की तरफ। उस परपेंडिकुलर को क्या कहेंगे, नॉर्मल टू दी सरफेस। अब इंसिडेंट वेव और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बाकायदा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब वाटर वे ने रिफ्लेक्शन होनी है उस पर भी ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होंगे, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। इसके बाद सेकंड वेव की प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक्स है, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन में तो वेव जो है वो एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम की से टकराती है और सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में ये होता है कि वेव एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाती है और दूसरे मीडियम में एंटर होने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये प्रोसेस है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम enters into the second medium at some angle, its direction of travel changes, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। देखिए इसके लिए रिपल टैंक में ये किया जाएगा कि ये समझ लो रिपल टैंक का हिस्सा है, उसमें ये एक तिरछा ब्लॉक ऐसे लगा दिया गया कि जिसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है, डिप है, और कुछ के ऊपर ये पानी है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर सिंपली ये होगा कि
पानी की डेप्थ, जो ब्लॉक के ऊपर पानी की डेप्थ है वो कम हो जाएगी। यानी पहले जो ज़्यादा डार्क ब्लू एरिया आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर वाटर डेप्थ ज़्यादा है, तो बाकी वाले हिस्से में जहाँ पर ब्लॉक लगाया हुआ है तो वहाँ तो सिर्फ ब्लॉक के ऊपर ही पानी आएगा, इसलिए वहाँ पर इस जगह पर पानी की डेप्थ कम हो गई है। अब हम इसको कहेंगे डीप वाटर, और ये जो पार्ट है जहाँ पर पानी की डेप्थ कम है इसको हम कहेंगे शैलो वाटर। ठीक हो गया, डीप और ये शैलो। तो देखिए जब डीप वाटर में वेव्स मूव कर रही थी, आगे शैलो वाटर में दाखिल हुई हैं, देखिए यहाँ पर क्या चेंज आ रही है। एक तो बात है कि ये वेव फ्रंट के दरमियान यहाँ पर डिस्टेंस कम हो गया है। ठीक हो गया, इसका मतलब ये होगा कि दो साथ साथ वाले वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये होती है वेव लेंथ। ठीक है जी, ये है वेव लेंथ। मतलब कि डीप वाटर में वेव लेंथ ज़्यादा है और शैलो वाटर में वेव लेंथ कम हुई है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो समुंदर ओशन वगैरह होता है वहाँ पानी की डेप्थ ज़्यादा होती है और वेव का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उस वेव की लेंथ भी ज़्यादा होती है। उसके मुकाबले में वही वेव जब बाहर किनारे पर आती हैं वहाँ पर वेव वाटर की जो डेप्थ है वो कम हो जाती है, यानी शैलो वाटर हो जाता है, और ऑटोमेटिकली शैलो वाटर में पहुंचकर वेव का साइज छोटा हो जाता है और उसकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है। तो ये याद रखिए कि जब भी डीप वाटर में वेव का साइज बड़ा होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और कम डीप वाटर में यानी शैलो वाटर में पहुंचकर वेव की जो साइज है वो कम हो जाता है और उसकी वेवलेंथ भी रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर दो काम हुए, वेवलेंथ कम हुई है, और दूसरी बात ये है कि ये वाटर वेव, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये इसकी इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन शो कर रही थी, यानी इसने ये इसकी डायरेक्शन थी। लेकिन शैलो वाटर में पहुंचकर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। ये देखो ना, थोड़ा सा बेंड होकर नॉर्मल की तरफ आ गई है। इसका मतलब है कि जब नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है तो इस वाटर वेव की स्पीड कम हो जाती है। डेफिनेटली डीप वाटर में बड़ी वेव बनती हैं, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। शैलो वाटर में पहुंचकर वेव का साइज छोटा हो जाता है, वेवलेंथ कम हो जाती है और फिर उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो ये दो चेंजेस आई हैं शैलो वाटर में पहुंचकर। एक तो वाटर की डायरेक्शन ज़ाहिर चेंज, वेव की डायरेक्शन चेंज हुई है, उसकी वेवलेंथ कम हुई है और उसकी स्पीड भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये इंसिडेंट वेव और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है, ये रेड कलर की नॉर्मल लाइन है, इसकी हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाएगी। ये वही चीज़ है, दोबारा शो की है। ये डॉटेड एरिया है, ये शैलो वाटर है, ये डीप वाटर है। स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स on the depth of water. If a block is submerged in a ripple tank, depth of water in ripple tank will be shallower, यानी पानी की जो गहराई है वो कम हो जाएगी ओवर द ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर पानी की गहराई डेफिनेटली कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ हिस्सा जो ब्लॉक आगे आ गया इस हिस्से में, ब्लॉक के ऊपर ऊपर जो पानी है सिर्फ वही डेप्थ होगी। अब पॉसिबली हाफ हो सकता है, हाफ हिस्सा जो गहराई तक तो ब्लॉक आ गया था, बाकी हाफ के ऊपर वाटर आ जाएगा, तो पानी की डेप्थ ब्लॉक के ऊपर कम हो जाएगी। When water wave enter the region of shallow water, अब क्या चेंज आनी है, their wavelength decreases। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए। वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन एक चीज सेम रहेगी कि फ्रीक्वेंसी इसकी सेम ही रहनी है। वाटर वेव की फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी होती है जो इसको जनरेट करने वाली मोटर की फ्रीक्वेंसी है। जो मोटर की फ्रीक्वेंसी है वही इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी होनी है, इंसिडेंट वेव की और रिफ्रैक्टेड वेव की। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ कम होती है, जिसकी ही वजह से उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव remain the same in both parts of water because it is equal to frequency of the vibrator। यहाँ पर वाइब्रेटर था मोटर। Hence according to wave equation v equals to f lambda होता है। तो ठीक देखें, f तो सेम है, जब लैम्डा यानी वेवलेंथ कम हो जाएगी उसकी वजह से क्या होगा,
स्पीड जो है वो भी कम होगी। ये तो मैथमेटिकली इसकी रीज़न है, और यहाँ मैंने एक्चुअली होता क्या है वो आपको बता दिया है। द स्पीड ऑफ वेव डिक्रीजेस इन शैलो वाटर, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। स्पीड ऑफ वेव डिक्रीजेज इन शैलो वाटर, यानी स्पीड ऑफ वाटर वेव शैलो वाटर में जाकर ये डिक्रीज हो जाएगी। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये डीप वाटर है, यहाँ पर वेव फ्रंट दूर दूर है और वेवलेंथ लार्ज है। ये वाला शैलो वाटर आ गया है, वहाँ जाकर वेवलेंथ कम हुई है और वेव फ्रंट ज़्यादा करीब करीब आ गया है। इस हिस्से में स्पीड कम हो जाएगी, इस हिस्से में स्पीड उससे ज़्यादा थी। फिर थर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वेव होती है, वो है डाइफ्रैक्शन। पहली पढ़ी आपने रिफ्लेक्शन, सेकंड पढ़ी रिफ्रैक्शन, और थर्ड वन इज डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन है बेसिकली बेंडिंग ऑफ वाटर वेव। एक्चुअली होता ये है कि वाटर वेव के रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाए जहाँ से वेव इजीली पास ना कर सके, तो फिर उस नैरो पाथ जो इसको मिलेगा गुजरने के लिए, तो उसमें से गुजर कर ये बेंड हो जाती है, अपनी शेप चेंज कर लेती है। इस प्रोसेस का नाम है बेंडिंग ऑफ वेव। Bending or spreading of waves around the sharp edges or corners of obstacle, obstacle का मतलब रुकावट, of slit is called diffraction। अच्छा देखिए, ये फिगर में देखिए, ये वाटर वेव के वेव फ्रंट्स हैं, उसके सामने ये दो ब्लॉक लगे हुए हैं, ब्लैक कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये ब्लॉक्स हैं, और ब्लॉक से दरमियान में ये थोड़ा सा जगह छोड़ी या खाली जगह है जहाँ से पानी की वेव आगे गुजर सकती है। इस नैरो पाथ को जहाँ से वेव गुजर सकती है, इसको हम कहेंगे स्लिट। एक्चुअली ये वाटर वे यहाँ पर जब ट्रैवल करते हुए यहाँ पर पहुँचेंगी, तो यहाँ से भी ये आगे नहीं गुजर सकती, इस हिस्से से भी आगे नहीं गुजर सकती, ब्लॉकेज है। सिर्फ वाटर वे के गुजरने के लिए ये रास्ता है। यहाँ से जब वाटर वेव गुजरती हैं तो ये गुजरने के बाद बेंड हो जाती है। ये देखिए, ये स्ट्रेट वेव फ्रंट थे, और स्लिट में से गुजरने के बाद ये सर्कुलर शेप में बदलते जा रहे हैं। ये देखिए सर्कल बनते जा रहे हैं, और सर्कल तो जा रहा है, फिर आगे ज्यादा फैल रहे हैं। इस डायरेक्शन में भी अब वेव जा रही है, इस डायरेक्शन में भी जा रही है, ये इसकी स्प्रेडिंग हो रही है। और ये देखिए यहाँ पर जो स्लिट साइज है वो अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ के इक्वल है, तो ज्यादा प्रोमिनेंट, ज्यादा वाज़ेह डायफ्रैक्शन है। यहाँ पर ये है कि स्लिट का साइज अगर बड़ा कर दिया जाए, ज़ाहिर वेव को यहाँ से गुजरने में कम रुकावट आएगी, इसलिए यहाँ पर अब इसकी डायफ्रैक्शन भी कम हो जाएगी, कम बेंडिंग होगी। ये लेस डायफ्रैक्शन है, जब स्लिट साइज बड़ा किया डायफ्रैक्शन कम होगी, जब स्लिट साइज कम था तो डायफ्रैक्शन इंक्रीज हो गई थी, बढ़ गई थी। ये बेंडिंग होने का नाम है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। इसके लिए क्या करना होगा, जनरेट स्ट्रेट वेव्स इन रिपर टैंक and place two obstacles in line in such a way that separation between them is equal to wavelength of water wave. After passing through small slit between two obstacles, waves will spread in every direction and change into almost circular pattern। तो ये प्रोसेस हो गया diffraction of wave। Diffraction of wave can only be observed clearly if size of the obstacle is comparable with wavelength of the water wave। ये देखिए यहाँ पर साइज ऑफ स्लिट जो था कंपेरेबल था वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव, तो यहाँ डायफ्रैक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट हुई है, ज्यादा वाज़ेह हुई है। इन केस ऑफ wave passing through a slit with size larger than wavelength, जिस तरह ये हो रहा था, only a small diffraction occurs near the corners of the obstacle when water wave traveling in deep water enter into shallow water, it bends। ये खैर इसमें लिखना जरूरी नहीं है। तो ये यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।